उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। और व्यवस्था को संभाला है, मैं मानता हूं कि अपने में वह एक मिसाल है। जो साधु सन्यासी हैं, उनके मुंह से ये बात बहुत छोटी लगती है। कानून व्यवस्था को बेहतर करें तो फिर खराब क्या होता है? मोदी जी नीट का पेपर लीक कराते हैं, योगी जी लेखपाल से लेकर पीसीएसजे का पेपर लीक कराते हैं। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गोंडा में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने ऐसे बयान दिए जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले यूपी में जिस तरह से हालात थे उनका जिक्र किया और पूर्व की सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हुए खुद एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि यूपी में पहले सुरक्षा का कोई मतलब नहीं था, असुरक्षा का भाव जनता के बीच हुआ करता था, जिसकी वजह से महिलाओं को बाहर निकलना भी दूभर था। व्यापारियों और कारोबारियों में हर समय डर का साया था। यूपी में निवेश नहीं आता था। असुरक्षा के भाव के बीच यूपी को काफी पीछे समय से जाना पड़ा, जिसकी वजह से रोजगार और विकास दोनों पर असर पड़ा। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माहौल बदला। यूपी में लोगों को सुरक्षा का एहसास हुआ। इसका असर विकास और निवेश पर पड़ा। जो उद्योगपति पहले उत्तर प्रदेश में निवेश करने में संकोच करते थे, वो आज यूपी में अपने कारोबार को लेकर उम्मीद जगाए बैठे। सीएम योगी ने कहा कि आरोप लगाया उन्होंने कि यूपी में कुछ साल पहले तक बड़ी संख्या में दंगे होते थे और अराजकता का माहौल हुआ करता था। हालात ऐसे हो गए थे कि हिंदू अपने धार्मिक कार्यक्रम तक नहीं कर पाते थे और असामाजिक तत्व हिंदुओं के पर्व के मौके पर रंग में भंग डालने की कोशिश करते थे। अयोध्या में लोग आने से डरते थे। कई राम भक्त अयोध्या आ ही नहीं पाते थे। लोग अयोध्या आने से पहले 100 बार सोचते थे कि कहीं कोई बात ना हो जाए। योगी जी का कहना है अब ऐसा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, विकास, सुशासन का मॉडल बनकर उभरा है। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार नीतियों की वजह से अपनी प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोंडा ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है, लेकिन लंबे समय तक यह जिला विकास से वंचित रहा। तुष्टीकरण, जातिवाद और भाई भतीजावाद की राजनीति की वजह से यहां प्रगति प्रभावित हुई। आज केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। सरकार की नीतियां हैं, नीतियों का इंप्लीमेंटेशन है और गोंडा नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। गोंडा में कह रहे थे इसलिए गोंडा की बात बार बार आ रही है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के लिए इसी भाव को रखते हैं। सीएम योगी ने कहा कि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो डबल इंजन सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है। पहले राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलती थीं, जबकि आज अयोध्या विश्व स्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित हो रही है। देश दुनिया के श्रद्धालु बड़ी संख्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सरकार ने योजनाओं के लाभ वितरण में भी पारदर्शिता सुनिश्चित की है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन जैसी तमाम योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को बिना किसी भेदभाव के दिया जा रहा है। अब जाति, धर्म या चेहरे के आधार पर नहीं, बल्कि पात्रता के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पहले विकास कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित था, लेकिन अब प्रदेश के हर जिले में विकास के काम हो रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें यूपी में खराब कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया। अब जो चीज मुख्यमंत्री की नजर में अच्छी है, वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नजर में खराब कैसे है?
फिर जो दावे सरकार की तरफ से हो रहे हैं, उन दावों पर विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेर रहा है, यह सामान्य बात नहीं है। आगे 6 महीने बाद, 7 महीने बाद 2027 के विधानसभा चुनाव खड़े हैं। चुनावी आगाज अपनी तरह से तो हो ही चुका है, तैयारियां हर पार्टी अपनी तरह से कर रही है, लेकिन ये जो बयान है, इन्हीं के बीच में कहीं रास्ता निकलता है हमारी और आपकी उस राजनीति के व्याख्यान को समझने का और सरकार को एनालाइज करने का, विपक्ष को टटोलने का कि अगर ये नहीं वो तो वो कहां तक जाएंगे, अच्छा वो ठीक है कि ये ठीक है। यही समय है। तो ऐसे मसलों पर, ऐसे सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले हमारे बयानवीर नेताओं ने बहुत सारे तीर दिन भर छोड़े हैं, कुछ आप भी सुनिए। रामलीलाओं के आयोजन में अड़चनें डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। असुरक्षा के वातावरण में न निवेश होता है, न विकास होता है। पहचान का संकट अलग से खड़ा होता है। नौजवान बेहाल होता है, किसान परेशान होता है, बहन और बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं और विकास में पिछड़े पायदान पर हमारी गिनती जब होती है तो सम्मान नहीं होता है। तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था। डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। बड़े पैमाने पर सरकार ने केवल कानून व्यवस्था को लेकर के दिखावा किया है, लेकिन एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये लिखा है कि राजधानी लखनऊ में एक दिन में कितनी महिलाएं, लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों के ऊपर कितनी घटनाएं हो रही हैं। इसी लखनऊ में, इसी राजधानी में न जाने कितने उदाहरण हैं जहां पर बेटियों के, बहनों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है, घटना हुई है। और सरकार को वो आंकड़ा भी जनता को देना चाहिए। रोज कहीं न कहीं से हत्या की खबर आती है, कहीं न कहीं बलात्कार की खबर आती है और लूट की खबर आती है। चारों तरफ अपराधियों का जाल फैला हुआ है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हफ्ते में शायद 2 दिन ऐसे जरूर होते हैं जब कहीं कहीं उनको दौड़ना पड़ता है जहां कोई पीड़ित होता है। मोदी जी नीट का पेपर लीक कराते हैं, योगी जी लेखपाल से लेके पीसीएसजे का पेपर लीक कराते हैं। तो ये डबल इंजन जो है, ये पेपर लीक सरकार चला रहे हैं दोनों। और पेपर लीक कराना अपराध नहीं है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें किसी का दोष नहीं है। नौजवान मर रहा है, उसके लिए किसी की जवाबदेही नहीं है। लोग बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए भी किसी की जवाबदेही नहीं। लेकिन आप पेपर लीक के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो हमसे और आपसे जुड़े हुए हैं। सरकार के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने सवाल हैं। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अपनी बात को रखा है और जिस तरीके की स्थितियां रही हैं पिछले एक विषय पर खास तौर से, चूंकि आज उस चीज को हम सेंटर में रख रहे हैं अपनी चर्चा के, वो है प्रभु श्री राम, अयोध्या। क्योंकि अयोध्या को लेकर के मुख्यमंत्री ने जो बात कही उसको हम कतई इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जो कुछ अयोध्या में हुआ वो तो इतिहास हो गया। पहले फैसला आया, फैसला आने के बाद राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ, राम मंदिर बन गया। अब भव्यता उसकी दुनिया देख रही है। अब इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो रामद्रोही हैं वो अयोध्या आ नहीं पाएंगे, और अयोध्या में जो आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के विकास को और ज्यादा गति दे रहे हैं। तो हम इसी जगह से आज अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राज शर्मा जी हैं
कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत दिनों के बाद हमारे साथ में आए हैं। आप बहुत बिजी रहते हैं राज जी, ये ठीक बात नहीं है। एसकेटी द्विवेदी जी हैं हमारे साथ में, पूर्व डीजी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथी आदेश शुक्ला जी हैं, पत्रकार हैं और घुमंतु पत्रकार हैं, और इतना घूमते हैं कि आप किसी जिले के, किसी मोहल्ले के, किसी मकान के बारे में भी पूछेंगे तो तथ्य के साथ में आपको रिपोर्ट अपनी सबमिट कर देंगे। तो इसीलिए आज हमने आदेश जी को रखा इस चर्चा में कि अच्छा हमारे साथी ये जो एस्टेन चल रहा है वो सही कर लें। द्विवेदी जी के नाम पर आपने आदेश जी को रख दिया, आदेश जी के नाम पर आपने द्विवेदी जी को रखा है। ये तकनीकी चूकें हैं, होती हैं, हमारे साथी मानवीय भूल का शिकार हो जाते हैं। इसके लिए मैं पहले ही अपने दर्शकों से और हमारे अतिथियों से, दोनों से ही क्षमा मांग लेता हूं। अब चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है, तो आप सबसे पहले हमें आज बताएं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना खम ठोक रही है, विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है, तो आखिर जो किया है तो वो तो दिख ही रहा है, उसमें कहने की क्या जरूरत है। आज चर्चा की शुरुआत में बीजेपी से ही कर रहा हूं। शेखर जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, जितने लोग इस पैनल पे जुड़े हैं। और शेखर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब लोगों के सामने थे, जनसभा में थे, तो उनका एक दायित्व है ये बताना कि उन्होंने इस प्रदेश में क्या क्या काम किया है। और उन्होंने जो काम किया है 2017 से पहले क्या था और वर्तमान में क्या है, उसी का उन्होंने तुलनात्मक रूप से जनता को अपनी पूरी बात बताई थी। क्या शेखर जी, ये सच नहीं है कि 2017 से पहले ये उत्तर प्रदेश जो है जंगल राज के रूप में जाना जाता था? क्या ये सच नहीं है कि यहाँ पर व्यापारी निवेश करने नहीं आते थे? क्या ये सच नहीं है कि यह उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले बहन बेटियां जो है अंधेरा होने पर बाहर जाने में डरती थी, घर से निकलने में डरती थे, उनके अभिभावक डरते थे? क्या ये सच नहीं है कि इस उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले दंगों का ये प्रदेश माना जाता था, पत्थरबाजी के लिए ये प्रदेश जाना जाता था, आज वो सुशासन के रूप में जाना जा रहा है? क्या ये सच नहीं है कि 2017 से पहले 2 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे, आज 10 एक्सप्रेसवे हैं? क्या ये सच नहीं है कि 2017 से पहले 14 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 80 मेडिकल कॉलेज है? क्या ये सच नहीं है कि 2017 और 2012 और 17 के बीच में समाजवादी पार्टी सरकार ने जो बार बार सरकारी नौकरी की बात करती है, उन्होंने 1,92,000 सरकारी नौकरी दी थी और हमारी सरकार ने 9.5 लाख सरकारी नौकरी दी है। तो ये तो बात होगी, किसानों की बात होगी कि इन्होंने जो है 2007 से लेकर 2017 तक जो है 1,34,000 करोड़ रुपए गन्ना का भुगतान हुआ था और हमारी सरकार ने 3 लाख करोड़ से अधिक गन्ने का भुगतान किया है। तो ये सरकार बताएगी नहीं? क्या हम ये नहीं बताएंगे कि चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, उन लोगों के समय में गन्ना की मिलें बिकती थी, बंद होती थी, उस जमीनों को कौड़ियों के भाव भूमाफियाओं को बेच दिया जाता था। और हमारी सरकार में अब जो है चीनी मिल जो है चालू होता है, अब लाइन नहीं, कतारें नहीं लगती हैं, उनको ना कोई दिक्कत होती है ना कुछ, उनका जो भी पेमेंट होता है, गन्ना का भुगतान होता है वो समय से होता है। तो उत्तर प्रदेश बदला है तो वो बताएंगे। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों का संरक्षण मिलता था, उन लोगों को ठीक है चंद्रमोहन जी, आपने अपनी बात रखी और बीजेपी किस आधार पर आगे बढ़ रही है 2027 के लिए, इसको आपने पुरजोर तरीके से रखा है। अब हम चलते हैं सर्वेश त्रिपाठी जी के पास और उनसे समझते हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बातों से कितना इत्तेफाक रखती है और जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं बीजेपी की तरफ से, उसको वो किस तरीके से डिफेंड करते हैं। सर्वेश जी। भैया, सबको, आपको और सारे को पैनलिस्ट को और जनता को नमस्कार, प्रणाम। और ये बहुत ही अफसोसजनक है कि एक सरकार जो 10 साल में रही हो, 10 साल रह चुकी हो, उसके पास अभी भी बताने को यही है कि पिछली सरकार में ये हुआ था, वो हुआ था। और अभी फिर भी भाजपा प्रवक्ता काफी सारी चीजें बता रहे थे, वो अच्छा लगा मुझे। मुख्यमंत्री जी वो भी नहीं बता पाते हैं कभी।
जो फैक्ट होता है। रही बात अभी गन्ना किसानों की उनकी बात कर रहे थे, इनसे पूछिए नई 2 मिलें बता दे शुगर मिल जो इनके टाइम पे शुरू हुई है, नई 2 शुगर मिल जो भाजपा शासन में शुरू हुई है, इनके पास नहीं होगा। दूसरी बात कि ये जो बातें हैं इसका कोई जितने अभी आएंगे आपके पास, आएंगे अभी दोबारा आएंगे हम। चंद्रमोहन जी आप परेशान ना हो, अभी आप सवाल नोट करते रहें। आप बताइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। रही बात इसकी, इनको अभी चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, जब हर तरफ से घिर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, निवेश की बात मुख्यमंत्री जी ने भी की, अभी प्रवक्ता भी कह रहे थे। निवेश का आलम यह है उत्तर प्रदेश में कि एक 50 लाख टर्नओवर वाली कंपनी को पुश एआई को अभी 25,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया, उस पर बड़ी बेइज्जती हुई, वापस लेना पड़ा एमओयू। ये निवेश का आलम है इनका। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की इनकी हालत यह है कि गंगा एक्सप्रेसवे में गड्ढे अभी से दिखाई देने लगे हैं। 535 करोड़ का घोटाला कैग ने बताया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में। कैग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो उसका सपा से कोई लेना देना नहीं है, ना कांग्रेस से लेना देना है। तो ये इनका। और रही बात, इनसे पूछिए कि दंगा कई बार कहते हैं ये। 2007 28 जनवरी को अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं 2007 में 28 जनवरी को पकड़े गए थे और 11 दिन जेल में रहे थे। किस आरोप में पकड़े गए थे और क्या करवा रहे थे जिसके नाते जेल में गए थे? अगर ये पूछेंगे तो उनको पता चलेगा दंगे करवाता कौन था, दंगे कैसे कराए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और वो साफ दिखाई दे जाएगा। कैसे ताजिया फूकी जाती थी, कैसे इंसाइट किया जाता था, हेट स्पीचेस दिए जाते थे। 11 दिन 28 जनवरी 2007 को पकड़े गए थे। फिर बाद में जनता को याद है कि संसद में आके रोए भी थे, काफी तेज से फपक के रोए थे। यही मुख्यमंत्री जी जो अभी आजकल मार देंगे, दाग देंगे, काट देंगे की बातें कर रहे होते, ये आके संसद में रोए थे। वही घटनाक्रम था। पूछेगा भाजपा प्रवक्ता से कि क्या हुआ था, क्यों पकड़े गए थे। तो ये सारी बातें। रही बात इसकी कि अब जब चुनाव आ रहा है तो आपके पास केवल एक चीज होनी चाहिए कि आप बताइए कि क्या करके दे दिया है। 10 साल हो गए, ये 1-2 साल की बात नहीं है। आप इसका जवाब दीजिए कि जो आपका बजट एलोकेट होता है, जब आप पीठ थपथपाते हैं कि 9 लाख करोड़ का बजट है, क्यों आपका हर बजट जितना एलोकेट होता है यूटिलाइज नहीं हो पाता फंड? क्यों आपके पीडब्ल्यूडी में 38-38% तक ही रह जाता है यूटिलाइजेशन? क्यों 2 साल से पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री खुद लेके बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री जी? क्यों काम नहीं हो पाता? क्यों एक सीनियर आईएएस को घोटालों के बाद हटाना पड़ता है? क्यों ये स्कैम्स जो है अनहर्ड रह जाते हैं? इतने बड़े बड़े घोटाले क्यों? 2 इंजन एक दूसरे को खींच रहा होता है, एक इंजन इधर लग जाता है ट्रेन के, एक इंजन इधर लग जाता है, और दोनों एक तरफ खींच रहे होते हैं केंद्र और राज्य। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 रह जाता है उसके बाद। क्यों ऐसा हो रहा है कि इनका जो जीएसडीपी था, जो स्टेट ग्रॉस जीडीपी होता है, ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट, उसका रेट ग्रोथ का 6.9 2012 से 17 होता है और इनके टाइम पे 3.2% होता है। ये पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, वो अभी भी 1 लाख का डिफरेंस है उत्तर प्रदेश और बाकी जो नेशनल एवरेज है। इन सब बातों का ये कह देना आके कि जो पहले जो स्कीम्स होती थी वो कुछ लोगों तक पहुंचती थी। क्या 1.5 मिलियन लैपटॉप बांटे गए थे तो कुछ लोगों को बांटे गए थे चिन्हित करके? क्या 1090 कुछ लोगों का फोन उठा, कुछ महिलाओं का फोन उठाता था? क्या डायल 100 कुछ लोगों के लिए था? आप पुलिसिंग की बात करते हैं और यहाँ हम सबसे ज्यादा एक्सपर्ट यहाँ पे पूर्व डीजी साहब बैठे हैं, ही वुड बी नोइंग दिस बेटर, कि पुलिसिंग एक दिन में बदलती नहीं है, ना इससे बदल जाती है कि आप कह दें मार देंगे, काट देंगे। इनकाउंटर इज नॉट समथिंग जिसको आप बोस्ट कर सके। इनकाउंटर पुलिस ऐसे नहीं करती। इनकाउंटर पुलिस पकड़ने जाती है और रिटेलिएशन होता है, उसके बाद उनको आत्मरक्षार्थ सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ती है। एनकाउंटर का राइट नहीं है किसी को, और ना उसका कोई कानूनी वो दायरा है, वो भी एक नॉर्मल सेल्फ डिफेंस में ही आता है, उसका जवाब देना पड़ता है। तो इसका मतलब आपका डेटरेंस, आप नंबर ऑफ एनकाउंटर्स जैसे ही बोस्ट करने लगेंगे, आप बता रहे होंगे कि डेटरेंस कम हो रहा है। आज अभी कल की बात है, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अभी की बात है, ऑनरेबल जस्टिस दिवाकर के बेंच ने साफ साफ कहा है कि जो पुलिसिंग है, लॉ एंड ऑर्डर है, जो प्रशासन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ नहीं लॉयल है, सरकार की तरफ लॉयल है। ये कोर्ट की भाषा बता रहा हूं मैं, और ये बहुत क्लियर एक जजमेंट में कोर्ट ने बोला है, दैट कैन बी चेक्ड, वेरीफाइड। तो ये जो कहानियां हैं वो कागज पे होनी चाहिए, जो कहानियां हैं वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। आप कोई भी, आपको पता है चुनाव आ रहा है, आपके पास कोई फैक्ट नहीं है, तो आप ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर आप मंदिर की तरफ जा रहे हैं, फिर आप झूठी कहानियां बता रहे हैं। अपनी बात को विस्तार में रखा है और तथ्य भी अपने साथ में रख दिए हैं। मैं जब जाऊंगा चंद्रमोहन जी के पास तो उसका जवाब हम लोग लेंगे। चंद्रमोहन जी आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में यह भी हमें देखना होता है कि केवल आपका वोट बैंक नहीं, मान लिया कि आप 50% या 51% की बीजेपी लड़ाई लड़ रही है आजकल चुनाव में, लेकिन फिर भी जो रेस्ट ऑफ द 49% है, हम मान लेते हैं कि 51% आपको वोट मिल गया, तो जो 49% नहीं मिला है उसकी दुख तकलीफ हो सकता है वो सपा के पास जाए, कांग्रेस के पास जाए, बसपा के पास जाए,
लेकिन प्रदेश का नागरिक है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपकी सरकार है, कि सबको संतुष्ट करें। आप कहते भी हैं सबका साथ सबका विकास। राज शर्मा जी, अब मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि वैसे तो कांग्रेस लंबे समय से उत्तर प्रदेश में सरकार में है नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि कांग्रेस अपनी तरह से हाथ पैर मारती है, प्रदर्शन करती है, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन वो ठीक है कुछ 100 मीटर ही सही, लेकिन आपकी पार्टी जो है वो, आपके नेता निकलते जरूर हैं मॉल एवेन्यू में अपने कार्यालय से, और वो ठीक है कि चौराहे पर उनको रोक दिया जाता है, बैरिकेटिंग लगा दी जाती है, उतना ही रह जाता है, बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें भी नहीं आती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप जमीनी संघर्ष करने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। तो ये जो जमीनी संघर्ष है उसका कुछ असर आपको लगता है कि पार्टी को मिलेगा, या आपको लगता है कि वो भी योगी सरकार में, बीजेपी सरकार में कहीं, मतलब इतना ज्यादा बीजेपी सरकार अच्छे काम कर रही है कि जो कमियां आप बताते हैं वो कहीं विलोप हो जाती हैं? शेखर भाई, बड़े दुख के संग थे कि बीजेपी बहुत अच्छे काम कर रही है, मुझे इससे पहले मर जाना चाहिए था। आज मैं कहता हूं, मैं इन चीजों में नहीं जाता, क्या है मैं नहीं समझता। आज मुझे 2 कारण से दुख है। यार लानत हो गया, देश का प्रधानमंत्री तो जो करता था, और जिस शख्स को मैं मठाधीश के कारण पूजा पाठ उसको समझता था, आज वो भी ऐसी बातें कर रहा है आज के दिन। एक बात बताऊंगा शेखर भाई, घर में बच्चे पैदा करें तो बच्चे का दर्द होगा। लानत है आज ऐसी मैटरों पे डिबेट करना मेरे लिए। मैं आज चाहता था, आज एक दिन ऐसा हुआ, आज 6 तारीख, जो आज खुश नसीब भी है दिन और काला दिवस भी है। देश का 65% युवा अपनी जीवन की यातनाओं से बचने के लिए धरना दे रहा है, और हम उस व्यक्ति के बयानों की चर्चा कर रहे हैं जिसका ना बेटा है ना बेटी है। मेरे 2 बेटे हैं, मेरी किस्मत से वो कमा रहे हैं, लेकिन मुझे दर्द था जब वो नौकरी नहीं लग रहे थे। लानत है। चंद्रमोहन चौबे साहब कई टीवी में मैं बैठा, सब लोग कह रहे अरे लानत है, एक इनके तथाकथित छोटे से नेता ने कह दिया बांग्लादेशी लड़के हैं। अरे मर जाते। शेखर भाई, आज 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं, हमें अपने नाम के आगे जो जो लगा रखा है, ये इसलिए नहीं लगा कि सिर्फ लगा के हम तिलक लगा के बस बातें करते रहें। ये इसलिए लगा कि जब देश को कोई भी, अपना बच्चा भी जब देश को बर्बाद कर रहा, उसकी खिलाफत के लिए भी अपनी कॉलोनी, अपने गांव के चौराहे में कह सकें। चंद्रमोहन चौबे साहब है। चौबे साहब, आज चर्चा आप इस पे क्यों नहीं कहते हो? और मैं शेखर भाई, हालांकि ये मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आपसे कुछ बोलूं, लेकिन आपको बोलने का पूरा अधिकार है। राज शर्मा जी, अब थोड़ा सा मेरा, मुझे ये दुख लगा, आज कोई टीवी, आप इधर उधर कोई टीवी जंतर मंतर के लड़कों की जो दुख की पीड़ा की, मैं आपकी बात जो समस्या है आपकी, उसका निदान कर देता हूं। मेरे पास कई तरीके के निदान वाली पुड़िया रहती हैं। कभी कभी ऐसा चर्चा में हो जाता है जैसा आज आपको हुआ, तो आपको मैं वो थोड़ा सा आप समझिए इस बात को। क्या होता है कि हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, यहां पर जो चर्चा हमें करनी है वो एडिटोरियली हम लोग तय कर लेते हैं और उसके ऊपर बुलाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिन बच्चों ने आज धरना प्रदर्शन किया या जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। वो आपका एक व्यू हो सकता है, लेकिन उस पर आज हमारी चर्चा है नहीं। एक बात यह है। दूसरी चीज यह है कि जो आपने बीजेपी के बहुत अच्छे काम, वो मैंने एक बात कहते हुए उस चीज को सवाल के रूप में रखा है। बीजेपी ने काम किया अच्छे या नहीं किया, वो बीजेपी जाने और आप जाने और जनता जाने। सुनिए, अभी सुनिए, अब नहीं, अब आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे विषय को आपने छेड़ा। तो मैंने आपको, हमारे साथी ने भी जब बताया होगा तो ये बताया होगा कि आज हम यूपी की कानून व्यवस्था, यूपी के सर्वांगीण विकास, उन चीजों को लेकर के कर रहे हैं जिस पे बीजेपी अपना थम ठोक रही है। आप बताइएगा कि उस पे वो चीजें ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। मैंने इसीलिए अपने सवाल में रखा कि आप जब मॉल एवेन्यू में अपने ऑफिस से निकलते हैं और चौराहे तक ही सही जो बैरिकेड लगा करके सरकार आपको रोकती है, वो कौन से मुद्दे थे? आपको जवाब इस बात से देना चाहिए था। आप दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गए। देखिए, जंतर मंतर में वैसे ही मंतर लगा हुआ है, उस मंतर के चक्कर में मत पड़िए। उस जंतर मंतर पर एक सज्जन और बैठे थे, उन्होंने भी देश में बड़ा आंदोलन किया।
अब सवाल यह है कि हम अभी यहां यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी का असर देश भर पे होता है। तो आप अपनी इस बात को समझिए, और अब थोड़ा सा ही समय है, आप जल्दी से अपनी बात रखिए ताकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखो शेखर भाई, पहली बात तो यह है कि आई एम नॉट द इंजन सिग्नल बाय द गॉड। मैंने देश के लिए काम किया है, देश के लिए सेवा करी है। मैं अगर अमेरिका भी चले जाऊं तो बैंक का मैनेजर वही पैसे देने आ जाएगा। अगर गलती से जेल चले जाओ तो वहां भी देने आ जाएगा। यहाँ पे डीजी साहब बैठे हैं। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, बस एक बात। ये क्या कह रहे थे योगी जी, अब मैं उसी पे कह रहा हूं, क्या गुंडई दिखा रहे हैं भाई? अरे आज बोल देते, हिम्मत होती, आज पीताम्बर की रक्षा कर लेते, सनातन धर्म के रंग की वो कर लेते। इसी शर्त से आज मैं सुबह कर रहा था तो एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, लेकिन बस बदनसीबी थी, वो भी ब्राह्मण था, उसने कहा आज तो हरा पहना है। मैंने कुछ तो शर्म कर लो। ये जब देख रहे हैं, आज योगी जी बच्चों के लिए नहीं बोल पाए। आज क्या योगी जी बच्चों के लिए नहीं बोल पाते यार? क्या था उनका कहना यार? और मैं एक बात कहता हूं, अगर मैं कह रहा हूं तो वो कांग्रेस पार्टी कह रही है। आप मुझे कहना अगर कांग्रेस पार्टी की बात होगी मैं गलत कह दूंगा। मैं पहले देश का सिटीजन हूं, पहले देश का सिटीजन हूं, फिर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मेरी आवाज को मेरा बेटा सुन रहा होगा। मुझे इस बात का डर लगता है कि मेरा बेटा मम्मी से ना कह दे पापा दोगली बात करते। योगी जी क्या बात कर रहे हैं यार? योगी जी कि मैंने मार दिया, अयोध्या में ये नहीं होता। अरे आपने क्या कर दिया? अयोध्या में जो गुप्ता जी छोटी पुड़िया में लड्डू बेच दिया करते थे, अब आपने उसको क्या कर दिया और दोगे घराने को दे दिया। मैं काशी भी गया हूं, और क्या एक मुख्यमंत्री को मैंने तो वोट नहीं दिया और जीवन में नहीं दूंगा। आज जब मुझे अच्छा लगने लगा, जब आज उन्होंने अपनी बात कही और देश के बच्चों की बात नहीं करी, अच्छा मैं इसमें उन्हें माफी भी देता हूं क्योंकि ब्राह्मण हूं, क्योंकि वह बच्चों की बात इसलिए नहीं करेंगे यार, दर्द तो राज शर्मा को होगा जिसका बेटा 11 समुंदर पार है। लानत कर रहे हो आप लोग। और शेखर भाई आपको मेरी बात बुरी ले जाएगी, आप मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं। मैं कभी एंकर से उलझना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास एक हक होता है कि मैं दिल की बात जरूर कहूं। नहीं आप क्या कर लिया की बात कहें राजीव? अयोध्या में क्या कर लिया बिल्कुल मैं बताता हूं शेखर भाई। अगले राउंड में द्विवेदी जी बैठे रह जाएंगे। अरे आपने 2 बार डीजी साहब का नाम लिया, अब डीजी साहब के पास नहीं जाने देंगे, ये तो मतलब फिर ठीक नहीं होगा। और राज भाई आपके पास इतना मसाला रहता है कि वो खत्म ही नहीं होता, हमें पता है। आप जिस कैडर के हैं, जिस तरीके के हैं, जो मिजाज रखते हैं, उसमें तो चर्चा आप खड़े हो गए सरहद पे तो दुश्मन नहीं बढ़ पाया। यहां ये चर्चे की क्या बात कर रहे हैं? आपसे कौन पार पाएगा? तो अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं डीजी साहब के पास होकर के आता हूं। आदेश भाई भी उधर मुस्कुरा रहे हैं। द्विवेदी जी मैं आपसे ही समझना चाहूंगा सर कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात उत्तर प्रदेश में लगातार सेंटर ऑफ फोकस उसको बनाया जा रहा है, तो इसमें आप एक पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारी, भले रिटायर्ड हैं, लेकिन उसको किस तरीके से देखते हैं? और एक टिप्पणी सर्वेश जी ने भी की है कि सरकार की तरफ पुलिस का झुकाव ज्यादा लगता है बनस्पत इसके कि वो संविधान से काम कर रही हो या तरीके कानून से काम कर रही हो। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि, और ये हर सरकार में रहता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है, लेकिन पुलिस अपना काम सही तरीके से करे, इसके लिए हम लोग कई बार बड़ी बड़ी चर्चाएं भी कर लेते हैं, लेकिन फिर होता वही है जो, मतलब कहावत तो है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, लेकिन जो सरकार रचि राखा वही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं कि सरकार जैसा चाहती है, सरकार के कथनी में, भाषणों में जो बातें स्पष्ट होती हैं, उसका संकेत न केवल पुलिस विभाग बल्कि सरकारी मशीनरी के तमाम विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अच्छी तरह से समझते हैं और उसी के अनुरूप काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में रहती वो जो चाहती है 100% उसी के मुताबिक करते हैं, कुछ भटक भी जाते हैं, ये भी सच्चाई है, सभी सरकारों में होता है। लेकिन मोटे तौर पर बात यही है कि सरकार जैसा चाहती है उसी हिसाब से पुलिस के लोग और सरकारी विभागों के लोग काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चूंकि चर्चा जिस विषय पर हो रही है, पिछले करीब 9 साल से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है और माननीय योगी जी
मुख्यमंत्री हैं, तो ये तमाम अवसरों पर अपना भाषण के समय, कोई उद्घाटन है, शिलान्यास है, उसके समय में जनता को संबोधित करते हुए अपने पार्टी के, अपने सरकार के जो उपलब्धियां उसको कहते हैं। लोकतंत्र में ऐसा होता है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे वो भी ऐसा कहते थे, अपनी उपलब्धियों को बताते थे। मायावती जी थी वो भी बताती हैं। तो जो सत्ता में रहता है वो ऐसे कार्यक्रमों में बताता है, और जो विपक्ष में पार्टियां रहती है वो भी सरकार की आलोचना करती हैं। तो विपक्ष से किसी को या हम लोगों को, मैं खासतौर से अपने बता रहा हूं, ये उम्मीद लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए कि विपक्ष भी सरकार की सदैव तारीफ ही करेगा। अगर विपक्ष तारीफ करने लगेगा तो जाहिर बात है उस पर प्रश्न चिन्ह उठने लगेगा, और विपक्ष का दबाव होता है सरकार पर। अगर विपक्ष आलोचना करता तो सरकार और सजग होकर के काम करती है। ये ठीक है, लोकतंत्र का ये हिस्सा है, ऐसा होता है। अब रही बात भाजपा के शासनकाल में, पिछले 9 सालों में निश्चित रूप से अच्छा काम हुआ है, अच्छा हो रहा है। कहीं कहीं पर अपराध भी हुए हैं, अपराध हो भी रहे हैं, और ये भी सच्चाई है प्रदेश बहुत बड़ा है। हमारे प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है। ये 25 करोड़ के सारे नागरिक दूध के धुले हुए नहीं हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन 1-8% लोग भटके हुए भी हैं, कुछ अपराधी भी रहते हैं, अवसर देख करके वो अपराध भी कर बैठते हैं। ये सभी शासन काल में ऐसा होता है। तो अपराध होता है, अपराध कुछ होगा भी, लेकिन जनता अगर महसूस करती है कि प्रदेश में आपराधिक स्थिति तुलनात्मक नजरिए से, मैं दोहरा रहा हूं, तुलनात्मक नजरिए से बेहतर है, तो वो माना जाता है। और जनता बोलती नहीं, जनता तो अपनी बात कहती है चुनाव के समय, लेकिन आपस में चर्चा में जनता राय बनाती है कि किस शासन काल में तुलनात्मक नजरिए से अपराध ज्यादा था, किस शासन काल में तुलनात्मक नजरिए से अपराध कम है। वो जनता अपना निर्णय करती है, अपना मन बनाती है, और चुनाव के समय उसको वोट के रूप में प्रदर्शित करती है। ये सब होता रहता है, इसमें कोई बुराई नहीं। अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि इस समय बजट जो होता तमाम विभागों के खर्च नहीं होते, केवल उसमें यही बात कहना। सभी शासन काल में मैंने करीब 30-35 साल ये देखा है, कुछ न कुछ बजट खर्च होने में रह जाते हैं, कुछ तकनीकी दिक्कतें होती, कुछ प्रोसीजरल प्रॉब्लम होती। सभी सरकारों में लास्ट में कुछ न कुछ पैसा बच जाता है, वो खर्च नहीं हो पाता है। और दूसरी बात, एक बात ये भी आई कि वो कहा गया कि मतलब गोरखपुर में ये जो सीएम साहब थे मौजूदा हैं, उनको बंद किया गया, 11 दिन में जेल में था। उस प्रकरण की मुझे अच्छी तरह जानकारी है। वो मेरी निगाह, मैं कह रहा हूं मेरी निगाह में उचित नहीं था। लोकतंत्र में जो विपक्ष के लोग हैं आंदोलन करते हैं, और करना भी चाहिए, तमाम मुद्दों पर आंदोलन करना भी चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए। उस तरीके का आंदोलन था। अब सत्ता में जो भी है, पुलिस है, किसको पकड़ करके बंद कर दे, मैं कुछ कह नहीं सकता जो है, लेकिन उसको जबरदस्ती मुझे लगता है वो किया गया, और लोग वहां पार्लियामेंट में वो रोए भी, पूरा देश देखा उसको, पूरा देश देखा। मेरा इस पर इतना ही कहना है। चलिए ठीक है द्विवेदी जी, आपने गागर में सागर भरा और समय भी बचाया, और जो चर्चा थी उसको आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए रास्ता भी दे दिया। आदित्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने तो सभी का दौर देखा है, और आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो हर दफ्तर में अपने समय पर, हर जिले में मौके पर मिल ही जाते हैं। हम भी आपके साथ में रहते हैं, अलग अलग जगहों पर मुलाकातें होती हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर काम जवाब देना नहीं, सवाल रखना है। तो जब आप बसपा के दौर में घूमते थे, जब आप सपा के दौर में घूमते थे, और आज जब आप बीजेपी के दौर में घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, महिलाओं की बात अभी रहने देते हैं, एक पुरुष होने के नाते ही सही, लेकिन आपको क्या फर्क नजर आता है, उससे हम महिलाओं का भी अंदाजा लेंगे। देखिए शेखर भाई, एक बात समझने की कोशिश करिए। जिस समय पे हम लोग बैठे, समय जो है ये जून का महीना चल रहा है, और इलेक्शन की आग धीरे धीरे पकड़ रही है, और जितनी धीरे धीरे पकड़ेगी उतने ही आपको ऐसे बयान दिखते जाएंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने बयान देंगी, क्या कहते हैं, पक्ष के लोग अपनी बयान देंगे कि भाई हमारी तरफ से सब अच्छा हो रहा है, हमने इतना एक्सप्रेसवे बनवा दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, सभी बातें कही जाएंगी। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 2017 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, वो भी हर मन से यही बात कहते थे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है,
हमारी सरकार ने जो है ये मेट्रो बना दिया, हमारी सरकार ने एक्सप्रेसवे बना दिया, हमारी सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारी बातें हो रही हैं। अब आप बात समझने की कि ये सरकार का एक सिस्टम होता है कि वो अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप समझने की कोशिश करिए, बसपा का भी शासन आपने देखा, अखिलेश जी का भी शासन देखा। बसपा के शासन में ओवरऑल सब कुछ अच्छा चल रहा था। आपको याद होगा लास्ट में ऐसा हुआ कि एक के बाद एक सीएमओ की ताबड़तोड़ हत्याएं होना शुरू हो गई। उस दिन आप याद करिए जब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, एक सीएमओ मार दिए गए, फिर दोबारा मार दिए गए, फिर एक ने जेल में फांसी लगा ली, सचान जी ने। तो वो एक बड़ा आक्रोश था उसमें, और उसी आक्रोश को, उन्हीं चीजों को समाजवादी पार्टी ने कैच कर लिया था। बात समझने की कोशिश करिए, तब समाजवादी पार्टी ने उसको कैच किया था। तब भी बीजेपी भी लाइन में थी, बीजेपी नहीं कर पाई। और बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस भी लाइन में थी, कांग्रेस ने भी नहीं कर पाई थी। क्यों नहीं कर पाई थी? बीजेपी और कांग्रेस ये बताने में सक्षम नहीं थे कि अगर हम आएंगे तो हम इससे बेहतर व्यवस्था देंगे। दूसरी बात पे आते हैं, जब क्या कहते हैं 17 का इलेक्शन हुआ, तो 17 के इलेक्शन में भी मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव कार्यकाल बहुत खराब था, नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव के कार्यकाल में मुझे जो जान पड़ता है, जो अगर पॉलिटिकल उसका रिसर्च किया जाए तो उन्होंने काम अच्छे किए, उन्होंने मेट्रो बनवाई, उन्होंने एक्सप्रेसवे बनवाए, उन्होंने दूध मंडियां खुलवाई, ये सारे काम उन्होंने अच्छे किए। लेकिन एक बात वो मैसेज देने में क्लियर नहीं हो पाए थे कि हमारी पार्टी उस समय पर एक है। अखिलेश यादव की सरकार कोई ऐसा काम नहीं था। ठीक है, जैसे द्विवेदी जी ने भी कहा कि हर सरकारों में, हर सिस्टम में कहीं ना कहीं अपराध होते रहते हैं, और इतने बड़े प्रदेश को आप अपराध से रोक लीजिए, ये नामुमकिन है। तो अखिलेश जी वो सब तो कर रहे थे, लेकिन दूसरी चीज समझने की कोशिश करिए, वो ये मैसेज नहीं दे पाए कि हमारी पार्टी एक है, हम ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ चले गए थे। कांग्रेस जो उस समय पर कह रही थी, एक कांग्रेस नारा लाई थी, बहुत अच्छा नारा लाई थी भाई, आप समझने की कोशिश करिए। वो लाई थी 27 साल यूपी बेहाल। एक एक गांव में वो पेंटिंग पहुंच गई थी, और क्या हुआ? एंड ऑफ द डे हुआ क्या कि गठबंधन हो गया साहब। पूरे 1-1.5 साल मोमेंटम बनाया गया कि 27 साल यूपी बेहाल, और मामला ढाक के 3-5 हो गया जैसे ही गठबंधन हो गया। गठबंधन होने के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट हो गया था कि भाई देखिए ये दोनों तो मिल गए हैं, टीएसपी, और उसमें आप देखिए बीजेपी की कूटनीति उस समय चल रही थी। आपको याद होगा एक से बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल किए जा रहे थे। उस समय की बीजेपी को आप उठा के देख लीजिए तो साफ साफ नजर में आता है, जितने भी विधायक जीते थे कम से कम उसमें से 100-125 विधायक ऐसे थे जो बीएसपी से आए थे या बीएसपी से लाए गए थे, और उनका मार्जिन भी वही था। आधी से ज्यादा बीएसपी को एंट्री दी गई थी, तब बीजेपी सरकार में आई थी। अब आप बात समझने की कोशिश करिए कि जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की चीजें हैं, आज एक चीज क्लियर कट है, योगी आदित्यनाथ का जो एक क्या कहते हैं, द्विवेदी जी इसको बहुत अच्छे से बताएंगे। हम लोग के साथ में लोगों, हमारी भी सर से मुलाकात हुई है कि एक कार्यकाल रहा है कि डिसीजन मेकर, बहुत से डिसीजन ऐसे होते हैं, एक डिसीजन, एक क्लियर कट बात हो गई कि अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसके साथ ये कार्रवाई होगी। उसमें कोई देखा नहीं जाएगा कि कौन कर रहा है छेड़छाड़, कौन नहीं कर रहा है, ये सब नहीं देखा जाएगा। एक डिसीजन क्लियर है कि अगर लड़कियों के साथ अपराध होगा तो उसकी एक डिसीजन क्लियर है, पुलिस वालों को छूट है कि आप इसको करिए। भाई शेखर भाई आप बताइए, आप भी रोज घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस तक आते हैं, मैं भी आता हूं, जाता हूं, और हम लोग तो उन लोगों में से हैं कि हम बहुत ये नहीं बताते कि नहीं मैं जर्नलिस्ट हूं, कोई ऐसा भोकाल फोफा लेके तो नहीं चलते हैं ना। क्या कभी आपको पुलिस पूछती कहां जा रहे हो, रुको, आपके साथ कभी ऐसा होता है? नहीं होता है। उसका कारण समझिए, अगर आप गलत होंगे तो आपके साथ गलत होगा, और अगर आप गलत नहीं हैं तो आप सीधे रास्ते जा रहे हैं, सीधे रास्ते हैं। एक चीज और समझने की कोशिश करिए,
जो बीजेपी को सेंट्रल से देखिए और यूपी को देखिए, उसका एक कारण मैं बहुत आसानी से पकड़ पाया हूं कि आपने देखा होगा कि यूपीआई सिस्टम ने, जो यूपीआई पेमेंट होता है ना, जगह जगह पेमेंट हो रहा है, उस सिस्टम ने लूट की घटनाओं को कम कर दिया है। अब आप सोचेंगे साहब ये यूपीआई सिस्टम लूट की घटना कैसे कम कर दिएगा? आप किसी भी दुकानदार के पास जाइए, छोटे से छोटे दुकानदार के पास जाइए, ठीक, वो बहुत ज्यादा नहीं कमाता था, वो कमाता था मैक्सिमम टू मैक्सिमम, दिन भर की उसकी सेल होती थी 1000-2000 रुपए। अब उसमें वो लेके वहां से निकला साहब, निकलने के बाद जब वो दुकान, छोटी सी उसकी दुकान है, वो बंद करके निकला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी पार्टी के लोग होंगे, अराजक तत्वों द्वारा उन्होंने उसको पकड़ा, अब बेचारा अकेला आदमी, उसको छीन लिया। उसके पास जो 1000-2000-500 रुपए थे वो उससे ले लिए। ये बहुत बड़ी लूट नहीं होती है, ये छोटी लूट होती है। ठीक बात है। आगे जी आप क्या हुआ? हाँ ठीक ठीक, पूरी कर दें बात। इसको क्या हुआ कि यूपीआई ने आपके साथ ऐसा करा कि आपकी पेमेंट आपके खाते में, वो घर जाता है तो उससे पूछो कुछ पैसे हैं, तो कहता भैया 50-60 रुपए हैं, आजकल पैसे उसके सेफ हैं। वो इसलिए सेफ हो गया। तो जो छोटी छोटी घटनाएं थी, तकनीक का जो अंतर आपने बताया, तकनीक की वजह से भी बहुत सारी चीजें होती हैं और सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ साइबर क्राइम बढ़ा है। ये मैं अपनी तरफ से जोड़े दे रहा हूं, हम चर्चा को आगे लेकर के चलते हैं। मैं इसमें भी आता हूं। बिल्कुल, हाँ, ये है कि पुलिसिंग को इस तरह साइबर क्राइम पे काम करने की जरूरत है, बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। बहुत से लोगों को डिटेन किया जाता है, बहुत से लोगों को फंसाया जाता है। खासकर मैंने देखा है कि सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसके पास एक फंड होता है, उसकी अपनी एक कमाई होती है, जमा पूंजी होती है, वो बेचारा तिल तिल करके जमा करता है। अब उसके साथ ऐसा क्या होता है कि वो अकेला बैठा है, उसके पास एक फोन पहुंचा, उन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ वैसा किया, अब साहब डिटेन करने लगे, कोई एक आदमी इंस्पेक्टर बन के बैठ गया, कोई वैसा बन के बैठ गया। तो वो एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को, और ये प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम नहीं, इसको सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा और आगे इस पर आपने जो बात कही है उसी में एक जवाब भी छुपा हुआ है। चक्कर के आपने बताया कि भाई बिजनेसमैन उतना नहीं फंस रहा है, सरकारी जो डॉक्टर है, जो बड़े बड़े पदों पर रहा है, वो फंस रहा है। अब सवाल ये कि नकली इंस्पेक्टर बनकर के उधर फोन कर रहा है, सीबीआई आईबी बन के, वो उसको क्या पता है आपके बारे में जो आप माल निकाल निकाल के दिए दे रहे हो? अरे सबको सब पता है। ये आदेश जी, ये ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, आपने टेबल के नीचे से लिया है और आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। मतलब दुनिया को पता चल रहा है कि करोड़ों रुपया आपने अकाउंट में रखा हुआ है, ये ठीक बात नहीं है। मैं सर्वेश जी आपसे ये कहूंगा कि जो बात डीजी, जो आपका सवाल था उसका जवाब डीजी साहब ने दिया है, और दो चीजें कही हैं उन्होंने कि एक तो तुलनात्मक नजरिया होता है, और दूसरा उन्होंने उस घटना का भी जिक्र किया जिसका आपने जिक्र किया था उस दौर में जो 2007 की। मैं चाहूंगा कि अगर आप इस पे कुछ क्रॉस करना चाहते हैं द्विवेदी जी से, तो आप अभी कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए शेखर भाई, डीजी साहब जो है बहुत सीनियर है मुझसे, हालांकि कुछ वर्ष की पुलिसिंग मेरा भी अनुभव है, वर्दी मैंने भी 9 साल पहनी है। तो मैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनको ना काउंटर कर रहा हूँ उनकी बात को, ना क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस एक चीज से इत्तेफाक नहीं रखता कि अगर किसी को पकड़ा जा रहा है, और वो घटना, मैं भी गोरखपुर से ही आता हूँ, योगी जी बाहर से आए हैं, मैं गोरखपुर का ही हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको कि वो जो आलम था वो एक्चुअल ऐसा था। अगर कोई इंसाइट कर रहा हो, एक हिंदू लड़के का मुहर्रम के दौरान मृत्यु हुई थी, उसके बाद काफी एजिटेशन था, उसके बाद योगी जी आए, उन्होंने भाषण दिया, और भाषण में प्रॉपर हेट स्पीच था, और वो रिकॉर्डेड है। अगर हेट स्पीच है, उसके बाद ट्रेन जलाई गई, गाड़ियां आसन हुई, दंगे भड़के, और मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, दंगे भड़के तो, और कौन कैसे करवा रहा है वो क्लियर दिख रहा था, सबको दिख रहा था, जनता को दिख रहा था। तो पुलिस का उस समय ये काम होता है कि जिससे जहां दंगे फैल रहे हो, जिसकी बातों से कोई जो भीड़ को इंसाइट कर रहा हो, उसको पकड़ा जाता है। उसमें सही गलत का मुद्दा नहीं है, और वो गलत मेरे हिसाब से, जैसे सर कह रहे हैं उनके हिसाब से सही नहीं था, मेरे हिसाब से गलत नहीं था, कानून के हिसाब से भी गलत नहीं था। उसके बाद उनको बेल मिली, न्यायिक प्रक्रिया थी, कोर्ट तो किसी की होती नहीं है, तो कोर्ट ने उनको बेल दिया, और 11 दिन अगर रखा गया, अरेस्ट मान लीजिए पुलिस ने कर लिया होगा, 11 दिन जेल में रहे थे वो, और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने ऊपर के मुकदमे हटवा लिए, ये भी जनता जानती है। तो वो भी सही नहीं था, क्योंकि कानूनी रूप से वो भी नहीं किया जाना चाहिए था, और ये तो डीजी साहब भी मानेंगे कि बहुत अच्छा तरीका नहीं होता है कि अपने को मुकदमे हटवा लिए जाए। ठीक है, इसका जवाब डीजी साहब से ले ही लेते हैं। डीजी साहब,
वो गोरखपुर की घटना की आप जिक्र करें, मैं वही बस्ती का रहने वाला हूँ, मेरी कई रिश्तेदारियां गोरखपुर जनपद है, तो मुझे अच्छी जानकारी है जो है उसमें एक बात और भी है, खाली जोड़ना भी है, चूंकि ये महंत हैं, जब इनको गिरफ्तार किया गया तो वो जेल अधीक्षक जो है घर से अपने सादा 2 रोटी 1 कटोरी दाल 1 कटोरी सब्जी भी इनके खाने के लिए भिजवा दिया और उस पर जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। महीनों जेल अधीक्षक सस्पेंड रही, वो मेरे अच्छी तरह से परिचित हैं, महिला अधिकारी रही हैं। एक बात उसमें ये भी है। दूसरी बात, 50 नेताओं को जानता हूं, राजनेताओं को, सत्ता पक्ष के भी आज हैं, विपक्ष के भी हैं, जिनके खिलाफ आंदोलन के दौरान मुकदमे कायम हो जाते हैं। सही मायने में ये राजनेता चाहे किसी भी पार्टी को अपराधी नहीं है। आजादी के पहले गांधी जी, नेहरू जी, पटेल साहब और तमाम नेता कई बार जेल गए, 1-2 साल रहे जेल, ये लोग अपराधी नहीं रहे हैं। तो ऐसे राजनेताओं के सभी पार्टियों के अगर राहुल गांधी जी को अरेस्ट किया गया था सर, जो राहुल गांधी जी को अरेस्ट किया गया था वो तो दंगा भी नहीं भड़का रहे थे, वो भी गलत था ना। वो भ्रष्टाचार ईडी वाले मामले हैं, वो नहीं भ्रष्टाचार वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं सेडिशन वाली बात कर रहा हूँ। नहीं ईडी वाली नहीं, सेडिशन की बात कर रहा हूँ मैं सर, मैं सेडिशन की बात कर रहा हूँ। आपके थ्योरी से वो भी गलत है। बहुत मामूक खुलवाइए, अच्छा नहीं रहेगा बात। ठीक है, इसका जवाब हम बीजेपी से लेते हैं। ठीक नहीं, सारे जवाब डीजी साहब से नहीं, इधर चंद्रमोहन जी भी वेट कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, अब ये बताइए कि राजनीतिक रूप से जो बात कायदे से राज्य को कहनी चाहिए, लेकिन वो आज किसी लूप में है तो वो अपनी बात नहीं रख पा रहे, यहां ये चर्चा आ गई। ऐसा हुआ है पिछले कुछ सालों में, हमने ये देखा है कि जब चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, अपनी तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स को पंप करने की कोशिश की है, तो उनके साथ में भी कुछ ऐसा हुआ है, यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। समाजवादी पार्टी के भी नेता, कोई घटना हो गई, किसी के पास जाना है तो उसको रोक दिया गया, किसान आंदोलन वाले में भी। तो ऐसे भी कई चीजें हैं जो सवाल अपनी तरह से विपक्ष उठा सकता है या उठा रहा है। तो इन चीजों को बीजेपी कैसे कहेगी? मतलब आपने किया 100 नंबर का पर्चा है, आपने 70 नंबर 60 नंबर तक लाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी 10-20% 30% ऐसा है जिसके जवाब बच जाते हैं। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से अपराधियों की बात है, अपराध किस तरह का है, राजनीतिक अपराध है या भ्रष्टाचार का अपराध है या जो है हत्या का अपराध है, ये सब अलग श्रेणी के अपराध हैं। जिस प्रकार से आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में, राहुल गांधी झूठ बोलने के आरोप में कोर्ट में जो है उनको जो है जेल जाना पड़ा, और माफी जब उन्होंने मांगा तब उनको जमानत मिली, जमानत के बाहर हर मामले में वो जमानत के बाहर। रही बात चंद्रमोहन भाई, आपका तो दड़ी पार आपने गृह मंत्री बना दिया। महिला मैं ये मानता हूँ जन्म में जिसने एक मर्डर कर लिया, बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग, तो याद रखिए कि ये वही उत्तर प्रदेश है जब उत्तर प्रदेश में जो दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर का, वो महिला सुरक्षा को लेकर ही हुआ था। जब सचिन और गौरव अपनी बहन और भतीजी को बचाने के लिए गए थे, तो किस प्रकार से उन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, उनकी हत्या कर दी, और जब उन हत्यारे को गिरफ्तार किया गया तो किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सत्ता का संरक्षण एक मंत्री ने उनको बचाया, और उसके बाद किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्रियों ने उसको और आग बढ़ाया, और उसके बाद दंगा पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया। आप देखिए, ये होता है सत्ता आधारित संरक्षण, दंगाइयों को संरक्षण देना, पत्थरबाजों को संरक्षण देना, हत्यारों को, जो बहन बेटियों को जो है परेशान करते हैं, सताते हैं, उनके साथ उनको संरक्षण देना। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में दिया था। और यही नहीं, अखिलेश यादव जी के पिताजी ने भी कहा था, आज ये बहन बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। इस प्रकार की उनकी मनोदशा थी, इस प्रकार की उनकी भावना थी। और आज अखिलेश यादव जी कि जो बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं है। अरे जिन सर्वेश जी का एक सवाल है, तो उनको एक सेकंड चंद्रमोहन जी सुनिए, सर्वेश जी अपनी बात रखें आप जल्दी से, मेरे पास एक चंद्रमोहन भाई, नवंबर 2023 में IIT BHU की एक छात्रा के साथ बहुत जघन्य अपराध हुआ, 3 लड़कों ने किया, और वो तीनों बीजेपी IT सेल के थे,
और तीनों को पकड़ने में 2 महीने लगे, गिरफ्तार हुए, उस पे भी कुछ कहिए। और सुन लीजिए 2 महीने बाद सब सुनिए समेत जी, हम आप लोगों की तरह हमारी सरकार या हमारे जो आपके पार्टी के 3 लड़के को संरक्षण नहीं आपके देती, पार्टी के उनको 3 नहीं लड़के बचाते। अरे आपकी पार्टी वाले ही थे, नहीं कि थाने से आपकी पार्टी वाले ही थाने थे, में घुसकर आपको सुनिए, आपकी पार्टी वाले ही थे राजधानी है, तीनों, आसियाना आपके थाना पार्टी वाले है, थे जहाँ पर तीनों। अपराधी को छुड़ाने के लिए वहाँ के विधायक पांडेपुर थाने में घुसकर ठीक, ये पुलिस अच्छा है। पांडेपुर बनारस की मैं आप बात कर रहा लोगों हूं। के अपने अपने तर्क बहुत अच्छे हैं, जनता इन चीजों को ही सुनना समझना चाहती है। चंद्रमोहन जी, मेरे पास आज समय इतना ही है, ठीक है, आपने अपना जवाब रख दिया है। राज शर्मा जी, सर्वेश जी, द्विवेदी जी, आदेश जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने बीते दशकों को झेला है, देखा है, उससे आगे बढ़ते हुए हर सरकार में 5-5 साल की सरकारें होती हैं, उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ा है। आज जहां पर खड़ा है वहां पर जो सत्ता से बाहर है उसको 5 साल नहीं 10 साल हो चुके हैं। इस लिहाज से उसके आरोपों में नई धार देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ जो 10 साल से सत्ता में है उसकी भी यह जिम्मेदारी है कि अगर उसने बेहतर काम किया और अगले 5 साल उसको जनता ने दिया और कुल मिलाकर के वो 10 साल से सत्ता में है, तो आगे अपनी राजनीतिक लड़ाई को पुख्ता तथ्यों के साथ में इस तरह से रखे जिससे उसका भरोसा जनता के बीच में और ज्यादा गाढ़ा हो सके। यह भी बात सही है जो आज इस चर्चा में आई कि संवाद बहुत जरूरी है। आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते हैं, पहुंचती है तो किस रूप में पहुंचती है, इस चीज का बड़ा महत्व होता है राजनीति में, और इसी को बोला जाता है पॉलिटिकल नैरेटिव। तो ये नैरेटिव सेट करने का समय है। हर पार्टी अपनी अपनी तरीके से अपने अपने एजेंडे के हिसाब से जनता के बीच में अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, और प्रदेश अपनी तरह से आगे बढ़ रहा है। अब तो अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, सरकार जिसकी भी आएगी, लेकिन यह बात अपनी जगह पर पुख्ता ही पाई जाएगी कि हुई है वही जो राम रचि राखा। नमस्कार। रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। और व्यवस्था को संभाला है, मैं मानता हूं कि अपने में वह एक मिसाल है। जो साधु सन्यासी है उनके मुंह से ये बात बहुत छोटी लगती है। कानून व्यवस्था को बेहतर करी तो फिर खराब क्या होता है? मोदी जी नीट का पेपर लीक कराते हैं, योगी जी लेखपाल से लेकर पीसीएसजे का पेपर लीक कराते हैं।